अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आपके आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हुआ होगा। और दुआ है कि आपका पूरा दिन बहुत खुशगवार गुजरे। अगर आप किसी सफ़र में हैं तो आपके सफ़र को अल्लाह पाक आसान करे, आप खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचें। और जब हम मंजिल की बात करते हैं तो जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो बहुत सारी हडल्स हमें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। डेली रूटीन में जब हम भी सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि रोड पे बहुत सारी जो है ना वो हमें कहीं पे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है वो भी जब निकलती है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हमें देखने में आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम वैसे भी जर्नल भी सफ़र करते हैं तो क्या हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं? नहीं, हम बढ़ते चलते हैं और जैसे जैसे हम जो है हडल्स को पार करते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी मंजिल की तरफ जो है वो और करीब होते जाते हैं, मंजिल की तरफ और पहुँचते जाते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमें उनसे घबराए बगैर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कोशिश करें कि उनसे बहुत कुछ सीखें। अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अगर जैसे भी उनके रवैया है, अच्छे बुरे, हर किसी की नेचर अलग होती है, हर किसी का जो है वे ऑफ बिहेवियर, दूसरे को टैकल करने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो अपने आप को जो है वो मस्बत रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे लेके बढ़ते चलें। उतार चढ़ाव जो है वो ज़िंदगी की खूबसूरती है, टर्न एंड ट्विस्ट को एंजॉय करें बजाय इसके कि उस पर परेशान होने के। और हर गुजरते दिन और गुजरते वक्त के साथ जो है वो अपनी गलतियों से सीखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियाँ करके ही हम सीखते हैं। और अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो किस तरह हम अपने लाइफ के जो है वो इम्पॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर गलती के बाद कुछ ना कुछ सीखें बजाय इसके कि उस गलतियों को रिपीट करते चले जाएं। गलती करना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी की हुई गलतियों से सीख ना लेना वो गलत बात है। तो अपने बिहेवियर में टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो कहते हैं ख़ता का पुतला है। और अपनी जो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत दी हुई है उसे हमें सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ बेहतर बनाए। और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ आएँ। और अगर आज किसी का बर्थडे है तो उसके लिए भी हमारी ढेरों ढेर विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आने वाला साल और हर साल जो है वो आपके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए। इसी अच्छी दुआ के साथ अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल भी हैं और बहुत सारी इसकी खूबसूरती भी है। इसके बारे में हम हमेशा बात करते आते हैं। और वहीं जब हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि अल्लाह जो है वो दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाए। तो कोर्ट कचहरी के हवाले से भी जो है वो इस इदारे के भी बहुत सारे मसाइल हैं और आए रोज़ बहुत सारी हम देखते हैं कि हड़तालें भी होती हैं, इस्तेजाज भी होते हैं, लेकिन हर जगह पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे जो है वो कोर्ट के भी मसाइल है जिस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। मौसम बदल रहा है तो तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके गर्मी गई है, सर्दी का जो है वो आगाज़ हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला मौसम जो है वो आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप उसे गुजारें, क्योंकि काम जो है वो बड़ा मुश्किल है, सारा दिन आपने फील्ड में रहना, मुख्तलिफ तरह की जो है वो सर्दी गर्मी को टैकल करना। तो अगर मौसम की बात करें तो कोर्ट का क्या मौसम है, क्योंकि बाहर के इलेक्शंस भी हैं, तो क्या सूरत हाल है? अच्छा माहौल बना हुआ है बाहर के इंतखाबात के हवाले से। और अभी वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से क्यू सहूलत का जो पोर्टल है वो दिया गया है। अच्छा। मेंबरान को फैसलाबाद से तकरीबन को 5500 के लगभग बार मेंबरान हैं, बार वोटर्स हैं। तो उनको फर्स्ट टाइम ये कि पहले ये होता था कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, फिर बार ऑफिस के चक्कर काट के आपने वो सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, वहाँ पर अपनी तफसीलात जो हैं वो देनी है। उसके बाद वो एक लिस्ट मुरतब करते थे, वो फिर बार कौंसिल भेजते थे, फिर वहाँ से अप्रूवल होने के बाद एट द एंड लिस्टें जो है वो वेज़ा की जाती थी पंजाब बार कौंसिल की जानिब से। अब ये सहूलत फराहम की गई थी कि क्यू सहूलत पोर्टल का जो इनका एहतमाम है वो किया गया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जहाँ पर 5500 में से 2200 के लगभग ऐसे थे जिनने वही पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाई, बाकी जो जितने भी थे उन्होंने फिर क्यू सहूलत का जो है वो फ़ायदा उठाया और बड़ी जल्दी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुई। अब जो प्रोसेस अगला है वो वोटर लिस्टों का है, वो अब पंजाब बार की जानिब से आएंगी। तो माहौल अच्छा है, जितने भी उम्मीदवारान हैं, चाहे वो सदर की सीट पर है, जनरल सेक्रेटरी पर हैं या फिर
जितने भी बाकी जो स्ट्रक्चर है, तंजीमी स्ट्रक्चर है बार का, तो वो सारे सैटरडे से हवाले से जब भी इंतखाबात होते हैं बार के, एक बात बड़ी कॉमन होती है, वो ये होती है कि ये लोग अपनी जो कैंपेन है ये पहले स्टार्ट कर देते होते हैं। मतलब इन एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वकला के साथ, वकीलों के, वो जहाँ पर नहीं होती, ये एक किस्म का ये होता है कि अगर एक साइड वाले चैम्बर है, दूसरी साइड वाले बिल्कुल अपोजिट है, तो वो बीच का रास्ता निकाल के बंदे अपनी तरफ करते, तो वो सारा सिलसिला भी शुरू हो जैसे कि हम कॉमनली सियासत में भी देखते हैं कि जैसे वोटर्स को हर पार्टी की कोशिश होती है कि अपनी तरफ खींचें, इसी तरह बार इलेक्शन का भी जारी बात है जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर गेम्स है वो उनकी तरफ आएँ ताकि वो कामयाबी के साथ जो है वो इलेक्शन को जीत सकें। तो क्योंकि जारी बात है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, जिस तरह हम वैसे भी आम इलेक्शन की भी बात करें तो बहुत सारे वादे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो क्या इलेक्शन में भी जो कोर्ट में भी ऐसी सूरत हाल देखने में आती है वकला के हवाले से कि हम जो है कैंडिडेट्स की तरफ से दावा किया जा रहा हो कि ये सहूलियात फराहम कर देंगे, और क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे कोर्ट के मसाइल हैं जिसमें मेजरली जो है वो चैम्बर्स का बहुत बड़ा मसला है कि चैम्बर की बहुत कमी है। बिल्कुल आपने सही बात की, चैम्बर्स की कमी है। 2016 से अब तक कोई नया चैम्बर बना ही नहीं है ज़िला कचहरियों में। हालांकि अगर 2016 की बात की जाए तब जो मेंबरान थे बार के या जो वकला थे उनकी तादाद देखी जाए और अब देखी जाए तो बहुत बड़ा फर्क, तब तकरीबन कोई देवर आई थिंक कोई 3500 के करीब थे और अब 5500 तक पहुंच गए हैं। अच्छा। नए वकला को मुश्किलात का सामना ज़्यादा होता है क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने आना है, एक ऑलरेडी चैम्बर्स लोग हैं पुराने वकला के पास, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो नए आएंगे यूथ जो है वो थोड़ी पैशनेट भी होती काम करने में, उनको होता है कि हमने बस जाके सारे जो मुकदमात वो हल कर देने हैं, एक पैशन होता है, तो उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो फिर उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक ही चैम्बर में 10-10, 20-20 जो वकला है वो बैठे होते हैं, ये लिटरली सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे फिर बहुत सारे मसाइल, जाहिर सी बात, अब इट्स अ बिजनेस एज वेल, तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो हर किसी की यही ख्वाहिश होगी यार ये मेरे पास आए, मैं इसको डील करूँ, साइल को मैं जो एज अ काउंसलर की जो सहूलियात है वो फराहम करूँ, उसको ले करके जाऊँ कोर्ट्स में और इसका जो मुकदमा है उसमें इसकी मदद करूँ, तो वो हर कोई यही चाह रहा होता है। तो एक ही जगह पर जब सब होंगे तो जाहिर सी बात मसाइल होंगे। तो चैम्बर्स की जो कमी है ये बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है वकला के लिए, स्पेशली जो नए वकला उनके लिए। तो हर दौर में जब भी इलेक्शंस होते हैं बार के, तो जो भी कैंडिडेट होता है उसका यही होता है कि जी मैं ये कर दूंगा कि सबसे पहले तो मैं जो चैम्बर्स की तादाद है वो बढ़ाने के लिए इकदाम करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 2016 से अब तक कितने 6 साल हो गए, तो 6 सालों में एक भी चैम्बर नहीं बन सका। 6 सालों में कितने से हट के भी अगर बात करें इस्लान, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जो नए आने वाले यंग जो लॉयर्स हैं उनको? सब कोई मसाइल जो है ना वो सेम ही रहते हैं। अब एक सबसे बड़ा मसला जो है ना वकला को, वो ये है कि कोर्ट्स जो हैं वो दूर है। कुछ कोर्ट्स मतलब ड्रग कोर्ट की बात कर ली जाए, कंज्यूमर कोर्ट की बात कर ली जाए, और FIA की स्पेशल जो कोर्ट्स होती हैं, अब ये जनाब कॉलोनी में है, ड्रग कोर्ट जो है वो महकमा बिल्डिंग में है। तो अब एक बंदे को, और इनसे भी हट के सबसे बड़ा ये है कि हाई कोर्ट का बेंच नहीं है इधर, तो जो वकला है उनको फिर लाहौर जाना पड़ता है। लाहौर पेशी वो नए हो या पुराने हो सबको उधर जाके गुजरनी पड़ती है। तो चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, ये उनको बार बार दरख्वास्त भी की जाती है कि ज़रा इस तरफ भी ध्यान दे। और यहाँ पर भी बेंच फैसलाबाद में ना पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, और आप खुद देख लें कि अब इतने सारे मुकदमात होते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट रेफर किए जाते हैं, इतने सारे मुकदमात होते हैं, इतनी बड़ी आबादी है फैसलाबाद की, मुकदमात भी उसी हिसाब से उसी रेशो से। और जैसा कि क्राइम रेट बढ़ता है तो साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर जब आपका कोई बंदा जाता है, पुलिस पकड़ती है क्रिमिनल्स को, तो फिर आपको उनको बेल करवानी, ये कोई भी मामला हो, तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट रेफर होते हैं, फिर पेशियों के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो अगर बेंच यहाँ पर तश्कील दे दिया जाए तो कितनी आसानी हो उन वकला के लिए, वो तमाम होता है, चाहे यूथ हो या फिर बाबे बैठे हो। और स्पेशली अगर इनमें बात करें फीमेल लॉयर्स की, तो फीमेल लॉयर्स को क्योंकि चैम्बर की कमी की वजह से तो उनको खासी मुश्किल का सामना पेश होता होगा, क्योंकि सारी बात है कि अपने क्लाइंट्स को डील करना, अपने मीटिंग्स भी आपकी होती हैं और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो चले मर्द हजरात का तो ये है कि वो किसी ना किसी तरह से जो है ना वो चीज़ों को संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनको इस पूरी सूरत हाल में जो है वो ज़्यादा मुश्किल मेरा ख्याल है कि पेश आती होगी। बिल्कुल आपका ख्याल सही है। अब एक तो तादाद कम है फीमेल वकला की, तो अब एक तो तादाद कम है, फिर
जगह कम, चैम्बर अलग से नहीं है। हाँ, बार में कुछ जगह हैं उनके बैठने के लिए, दैट्स गुड, बट वो एक जो स्पेसिफिकली एक ख़वातीन को सहूलत देनी चाहिए एक बड़े पैमाने पे, वो नहीं है। थोड़े चैम्बर्स हैं, थोड़े चैम्बर्स की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर ये है कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के दरमियान में कोई फ्लाईओवर नहीं है, तो वो फ्लाईओवर ना होने की वजह से ख़वातीन वकला या बुजुर्ग वकलाओं या इवन जितने भी वकला है सबको मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रोड क्रॉस करना पड़ता है और अच्छी खासी ट्रैफिक रहती है उस रोड पर। अगर आपका वहाँ से गुजर हुआ हो तो अच्छी खासी ट्रैफिक रहती है, और स्पेशली सुबह के वक्त तो स्कूल जाने वाले और ये सारा कुछ, तो सुबह के वक्त उनकी पेशियाँ भी होती हैं, इस अदालतों का टाइम भी यही होता है, तो इतने सारे हजूम में से निकल करके आना फिर वापस जाना, क्योंकि एक चक्कर नहीं होता इनका वकला का, तो दिन में कुछ 300 चक्कर होते हैं अदालतों के लगाने पड़ते हैं, तो वो फिर एक फ्लाईओवर हो तो आराम से वो ये काम मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन ना होने की वजह से जाहिर सी बात एक रिस्क है उनके लिए कि जाना कोर्स में, फिर वापस आना इधर उधर से देख के। हम जब खुद गुजर रहे होते हैं, हमारा भी तो जाहिर बात दोनों तरफ चक्कर लगता है, सेशन कोर्स में भी बार में भी, तो जब चक्कर लग रहा होता है तो यही होता है कि बस बच बचा के निकल जाए। तो अगर वो एक इनका मसला हल कर दिया जाए, सभी एक दावे करते हैं जितने भी सेक्रेटरीज और सदर आते हैं बार के कि ये आपका काम करवाया जाएगा, सो फार वी हैवंट सीन एनी चेंज, अभी वैसे ही निज़ाम चल रहा है। वैसे निज़ाम चल रहा है, क्योंकि अब तो इलेक्शंस भी हैं, तो जारी बात है जैसे हमने बात की है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो दावे करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जारी बात है यंग लॉयर्स के हवाले से भी उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने के हवाले से बात करी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है? अगर देखा जाए तो चैम्बर का मसला एक बहुत बड़ा है, और नए आने वाले जो वकला हैं वो इतने महंगे चैम्बर्स अफोर्ड भी नहीं करते हैं, तो उनको किस तरह से फिर पूरी सूरत हाल में कंपलसेट करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। चैम्बर्स वाकई अब जो चैम्बर्स की प्राइसेस हैं वो तो करोड़ों से भी तजावुज़ कर गए। हाँ, वही ना कि जो अभी नया है जो बेचारा एक तो खर्च करके अपनी डिग्री पर उसने अगर कोई 5-7 साल लगाए हैं अपनी डिग्री पर, तो फिर आके वो चैम्बर भी खुद खरीदेगा, तो उसके लिए तो ये आसान नहीं है नए आने वाले वकला के लिए, यूथ के लिए। तो इस हवाले से भी सोचना चाहिए, जो भी कैंडिडेट अब नया आता है उसको सबसे पहले चैम्बर्स की तादाद बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। फिर ये है कि इस पर जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का वो भी तश्कील दिया जाए, क्योंकि अब लाहौर जाने का भी खर्चा एक अलग से है, वो अलग से, और साथ में चैम्बर्स की तादाद में इजाफा, ये मसाइल हल होंगे तो नए वकला को चांस मिलेगा अपनी प्रैक्टिस सही तरीके से करने का और इस फील्ड में आगे बढ़ने का। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है नए आने वाले वकला के लिए, क्योंकि हर जो वकील आ रहा है उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा वेल ऑफ हो या इतना ज़्यादा वो सेटल्ड हो कि वो जो है वो अपने लिए चैम्बर भी खुद आके करे और सारे प्रैक्टिसेस भी अच्छे से करे, प्रैक्टिस के हवाले से भी करें। और अगर हम सीनियर वकला की भी बात करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा जारी बात है, उन्होंने अपने लाइफ का एक जो है वो पूरा हिस्सा दिया होता है अपने शोबे को, तो उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है, अगर जिसको एक रिटायरमेंट बोल लेते हैं, कि उसके बाद वो अच्छे से जो है एक्सेल कर सकें। तो अब आपको लगता है कि जो नए जो कैंडिडेट्स हैं वो इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीनियर चाहे एडवोकेट्स हों चाहे यंग लॉयर्स हों या जो अभी फील्ड में काम कर रहे लॉयर्स हैं उनके लिए उनको कंपलसेट कर सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें? नहीं, वकलाज में ये वैसे यूनाइटेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने देखा ही होगा, तो ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अब जो नए जो सीनियर वकला होते हैं जो छोड़ जाते हैं प्रैक्टिस या, तो उनको एटलीस्ट ये उनकी केयर करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, ऐसे छोड़ नहीं देते होते। बाकी जहाँ तक बात नए वकला की है, उनको फैसिलिटीज़ देने के हवाले से जो नए कैंडिडेट्स हैं बाहर में जो आएंगे उनके को मंशूर ऐसा सामने आया नहीं है, जब आएगा तो वो फिर पता चलेगा कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है। इसी हवाले से मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10 और शहर फैसलाबाद में अगर हम बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पे बात करते हैं तो एक बहुत अहम टॉपिक भी फ़न के हवाले से है। फ़न की बात करी जाए तो हम कहते हैं कि फ़न की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे फ़न होते हैं, आर्ट होता है, आर्टिस्ट होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। और ये हालांकि ऐसी एक मैं समझती हूँ कि ऐसी फील्ड है कि इसमें जितना ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करते
करते हैं, जितना ज़्यादा उनको एडमायर करते हैं, उतना उनका काम खिल के आता है और उतना ज़्यादा फ़न को जो है वो फ़रोग़ मिलता है, उनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन फैसलाबाद के हवाले से शहर के अंदर के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हो जाएं या हमारे एक्टर्स हो जाएं या स्टेज को परफॉर्म करने वाले हो जाएं, इनका काम बहुत सख्त होता है, लेकिन इनके उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात है और इन सारी मुश्किलात के बावजूद कहीं ना कहीं ये एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो मैं क्या समझती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि हमारा जो आर्टिस्ट है, जो हमारा फ़न को प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें या फिर सिटी लेवल पे बात कर लें, उनको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो फ़न का जो एक सफ़र है वो नहीं रुके। और इसी हवाले से बात करने के लिए आर्ट काउंसिल के हवाले से हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में हमारी रिपोर्टर हैं खिलसा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम खिलसा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं और कलर भी बहुत सूट कर रहा है। और हमने क्योंकि फ़न की बात करें तो फ़न के हवाले से जब भी बात आती है तो इंटरटेनमेंट के हवाले से के पर्सपेक्टिव से हर किसी का इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। लेकिन हम जो है वो सिर्फ फ्रंट फुट को देख रहे होते हैं, बैक पे बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं जिन पे शायद किसी आम शहरी की या आम बंदे की नज़र भी नहीं जाती। इसी तरह अगर हम फैसलाबाद में बात कर लें आर्ट्स काउंसिल की, तो बहुत सारे उसको भी मसाइल का सामना है। तो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है और जैसे कि अब रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट है, तो क्या सूरत हाल है? अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी अगर देखा जाए समर से बहुत ज़्यादा इशू था कि ऑडिटोरियम थे ना, उसमें कोई एसी काफ़ी देर से ख़राब थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऑडियो का इशू आता है, बहुत सारे काम जो थे वो रुक पेंडिंग में थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो ऑडिटोरियम में होते थे वो नहीं हो पा रहे थे। अभी 3-4 मंथ्स बिफोर की अगर बात करें तो काफ़ी देर से इवेंट्स रुके हुए थे। तो अब ये कि रेनोवेशन का काम जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, काफ़ी काम जो है वो हो भी चुका है और कुछ थोड़ा सा शायद काम रह गए। तो उन्होंने काम मतलब जैसे जैसे रेनोवेशन स्टार्ट हो रही है तो बहुत सारी जो ऐसी प्लेसेस हैं जो खाली थी या जिनमें काम नहीं हो पाया था वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जिसमें अगर बात कीजिए बहुत सारे हमारे ऐसे फनकार होते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म तो था लेकिन उनको शायद एक प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे आके वो प्रैक्टिस कर सकें, अपना काम स्टार्ट कर सकें, अपने क्लासेस की या अगर कोई मुशायरे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो अब जब से ये हुआ है थोड़ा सा रेनोवेशन का काम, तो एक तो फनकारों के लिए जो आसानी होगी है, दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो जो भी ऐसे नौजवान हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, तो आर्ट्स काउंसिल ने तो किस तरह की क्लासेस का जो है वो अब से प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी और किस तरह से जो है वो शहरी जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिन इंटरेस्टेड हैं उसको किस तरह से ज्वाइन कर सकेंगे? क्लासेस जो इसको स्टार्ट हुए थे 2 वीक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। क्लासेस में अगर बात की जाए हमारी म्यूज़िकल क्लासेस हैं, उसके अलावा हमारे डिफरेंट थिएटर की क्लासेस हो रही हैं, फिर आपने प्ले कैसे परफॉर्म करना है, मुशायरे डिफरेंट जो जिसमें इंटरेस्ट लेता हो, इंस्ट्रूमेंट्स में लेता हो वो इंस्ट्रूमेंट में आ रहे हैं, जो एक्टिंग परफॉर्मेंस में लेता हो थिएटर में वो उसमें अपना ले सकता है। इसके अलावा कैलीग्राफी की बहुत अच्छी क्लासेस हैं, पेंटिंग की हैं, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। उसकी टाइमिंग जो वो 4 से 6 है इवनिंग में, ताकि बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स स्कूल अगर जा रहे हैं। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही हैं? डेली बेसिस पे हो रही है, मंडे टू फ्राइडे ना। ओके। तो वो ये है कि आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं। एक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की पहले भी 1 मंथ बिफोर डेट रखी थी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो है वो फिर आ जाते हैं कि अभी हमें पता नहीं चला क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो लेट रजिस्ट्रेशन वो अभी तक साथ साथ कर रहे हैं। तो अभी भी मुझे लगता है जो लोग जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, अभी तक जिनको नहीं पता वो आ सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि हमें शायद एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। स्कूल में काफ़ी हद तक हम अपनी बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं कि अगर हमें वो मिल जाए तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। अब जैसे आप देखती हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान जैसे बड़े जो आर्टिस्ट हैं यहाँ से निकले हैं, अब दुनिया भर में उनको जानती है दुनिया, उनका नाम इतना मशहूर है। तो ये कि बहुत सारे ऐसे फनकार जो हैं पहले भी आर्ट्स काउंसिल से निकले ज़रूर हैं, तो अब ये चाह रही है कि शायद फनकारों में कुछ कमियाँ आ रही थी तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि हमारे और भी नौजवान जो हैं, क्योंकि हम देखते हैं खलसा के एक बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैसलाबाद के हवाले से हमेशा से हमें पता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है, यहाँ पे कोई उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि आप कहो कि अगर एक जो इदारा है वो नहीं काम कर रहा तो किसी और जगह पे आप जाके सीख सकोगे। लेकिन बेसिक जो है ना इम्पॉर्टेंट बात, उसमें अच्छी बात ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाएगा तो यहाँ से जो सीख कर निकलेगा वो एटलीस्ट नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है
वो पाकिस्तान का फ़न को प्रमोट करेगा, उसको फ़रोग़ मिलेगा। तो फ़न की वैसे भी कहते हैं कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो कि गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत होती है, अल्लाह पाक ने जो दी होती है आर्टिस्ट को, तो यहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत सारे मसाइल का सामना भी है। नए आने वालों के लिए तो है, लेकिन जो मौजूदा यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बड़े सारे मसाइल का सामना है। बिल्कुल ऐसे है। शायद इन्होंने कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव लिया भी इसलिए क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते थे या बहुत से ऐसे फनकार मिलते थे, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करना भी चाहते थे, लेकिन आपको पता है महंगाई की जो सिचुएशन आ गई है फाइनेंशियली, शायद उनको इतना नहीं मिलती थी हेल्प कि वो इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकें। अब मुझे लगता है कोई भी ऐसी स्किल जो है स्टार्टिंग में अगर आप सिखा रहे हैं तो कोई इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ना कोई जगह होनी चाहिए ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको फ्री में कहीं मिल रहा है ना तो आप कहते हैं अच्छा हुनर है ना, आप जितना सीखें उतना ही कम है। तो वो ये कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिश होने की ज़रूरत होती है, आपकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बिल्कुल, जो आप खुद से एग्जामिन नहीं कर पाते, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के अंडर काम करते हैं, एक एक्सपर्ट आपको सिखाता है कि क्योंकि गिटार हम लोग देखते हैं मतलब बजाते तो सभी बहुत अच्छे हैं जिनको शौक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो वायर है उसको किस तरह से मूवमेंट होगी, फिंगर की मूवमेंट्स क्या होगी, वो एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनली उसकी मिस्टेक निकाल सकता है। मतलब अगर मैं सुन रही हूँ, आप सुन रही हैं, शायद हम लोग इस तरह से वो जान नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इनको लगता है कि लाइक हमें आता है या सीख रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें। और अगर आपके विद इन सिटी आपको मिल रहा है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत सारे फनकार जहाँ से काम करके जा चुके हैं और दुनिया भर में मतलब जैसे कि आपने बोला है कि रेनोवेशन का काम स्टार्ट है, तो रेनोवेशन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा बहुत कुछ रहता है। हाँ, तो उसके अलावा जो मतलब रेनोवेशन के बाद जो रुके हुए इवेंट्स थे, तो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इवेंट्स दोबारा से स्टार्ट होंगे और दोबारा से जो है लोग जाके इंटरटेन हो सकेंगे? वो अभी इंशाल्लाह इसी मतलब मंथ के लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी मुझे एक इवेंट्स की आ भी चुके हैं इन्विटेशन। अच्छा। चैम्बर के भी एक तो इवेंट है, वुमेन चैम्बर के भी 28 को एक इवेंट है, लाइक उन्होंने इनॉग्रेशन का इंशाल्लाह प्लान है कि इस मंथ जो वो स्टार्ट कर देना। कि जितना वो फ्री होते हैं ना कि आप डिले करते जाएं वो फिर टफ हो जाता है। तो उनका था कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना कुछ ना कुछ जैसे जैसे रेनोवेशन जहाँ से जिस पोर्शन की कंप्लीट हो रही है वो साथ साथ उस एरिया की जो रेनोवेशन करे जा रहे हैं। ठीक हो गया। और जिस तरह से आपने कहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, क्लासेस सॉरी वो 2 हफ्ते से स्टार्ट हो गई हैं, तो क्या देखने में आ रहा है लड़कियों और लड़कों की तादाद में किन की रेशियो ज़्यादा है और किस क्लासेस में सबसे ज़्यादा जो है वो रुझान देखा गया है कि सिंगिंग के हवाले से है या एक्टिंग के हवाले से? क्योंकि फैसलाबाद जो है वो कॉमेडी के लिहाज से बड़ा जाना जाता है, बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे नामवर कॉमेडियन हैं वो फैसलाबाद से निकले हैं। तो किस तरफ आप देख रही हैं कि फैसलाबाद के शहरियों का ज़्यादा रुझान किस तरफ है? मैंने जहाँ तक ज़्यादा देखा है, मैंने पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा है। स्टूडेंट्स का पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और इसके अलावा म्यूज़िक में, इन 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ फैसलाबाद की पॉपुलेशन जिस तरह से है ना उस तरह से रश नज़र नहीं आता। अच्छा, एक बहुत मायूस कुन बात है। इसमें शायद ये वजह हो सकती है खिलसा कि अभी लोगों तक ये न्यूज़ गई नहीं है या उनको पता नहीं है कि क्लासेस का जो है वो प्रॉपरली वो स्टार्ट हो गई हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे होते हैं ना कि अच्छा ये अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको फ्री में सिखा रहे हैं, हम कहते हैं हम बहुत लाइटर में ले जाते हैं, पता नहीं कैसे सिखा रहे होंगे, पता नहीं कैसी क्लासेस हो रही होंगी, शायद सही से हो भी पा रही होंगी या नहीं। लाइक हम लोग जाके उसको विजिट भी नहीं करते हैं, और अगर विजिट करते हैं हम लाइक देखते हैं अच्छा इतनी थोड़ी रेशो है, क्या फ़ायदा है या इतनी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसकी खिलसा एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि शायद हमने अब तक भी एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है ना कॉमनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जिस रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से आप जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लॉयर्स के मसाइल भी हैं, लॉयर्स की भी बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों जो फील्ड्स हैं ना इनको हम इक्वली साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो वकला के मसाइल को भी हल किया जा सके। और जितने भी फैसलाबाद की जो ज़मीन है वहाँ से बहुत सारा टैलेंट निकलता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि एक्टिंग की बात कर लें, सिंगिंग की बात कर लें तो शायद ये कोई काम नहीं। हालाँकि ये ऐसा फ़न है जो हर किसी
किसी के हिस्से में नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ इसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो इसी हवाले से हम जो है वो बात कर रहे थे। तो अरसलान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने वकला के मसाइल पे बात की और हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का बेंच जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे नहीं है और उसके लिए सुनवाई के लिए जो है वो वकला को लाहौर जाना पड़ता है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि अब अगर काविश की जाए तो यहाँ पे फैसलाबाद में हम उसका कर सकते हैं, और वकला का ये जो इतना लंबा सफ़र है कि हर आपको सुनवाई के लिए लाहौर जाना पड़े, तो उनका ये आने जाने का टाइम और पेशियों का जो वक्त है उसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल। पहले तो मैं आपके थोड़ा पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं आर्टिस्ट के हवाले से। देखिए, फैसलाबाद में बहुत टैलेंट है, गली गली में आपको सिंगर मिलेगा और ऐसा पाए का सिंगर मिलेगा कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ। मेरा मैंने खुद बड़े छोटे छोटे बच्चों को देखा है, बहुत अच्छा वो मतलब गुनगुनाते हैं। फील्ड में जाना होता है ना, बाज़-औक़ात में ना बाग़ जनाज़ से ना साथ का लाइव करता हूँ एक लाइव स्टोरी पर, तो मुझे ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब मैं दंग रह जाता हूँ कि यार ये चलते फिरते एक्टर्स हैं। तो कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है आज इस दौर में, मेरा ख्याल है, ये मेरा मानना है, यू माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन। मेरा ये मानना है कि इस दौर में आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है इस तरह के आर्ट कौंसल जाओ, वहाँ तक के खाओ, स्टेज ये वो, यू हैव सोशल मीडिया। और आजकल इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया सेंसेशन बने बैठे हैं, आपको पता ही होगा कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, लोग इवन कमाई कर रहे हैं यहाँ से, और इसको उन्होंने अपना बाकायदा एक रोज़गार का वसीला बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के हवाले से, वो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि जब जब क्राइम रेट में इजाफा होता है, जाहिर सी बात मुकदमात दर्ज होते हैं, लोग अदालतों से रजू करते हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, तो फिर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट रेफर होते हैं। जब यहाँ पर बेंच होगा तो वो एक तो टाइम की बचत होगी, बार बार जो पेशियाँ होंगे, हमारा अदालती निज़ाम माशाल्लाह से है ऐसा कि उसमें बहुत सारे कुछ मसाइल हैं, हमें पेशियाँ जो है ना वो करनी पड़ती है। एक सादा सा केस हो कि आप पर खाली एक गवाही आपने देनी हो, तो आप गवाही देते देते आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन वो गवाही का नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, इतना लेट हो जाता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक पूरा बेंच ही यहाँ पर नहीं है। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और उस आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पर होना चाहिए बेंच। और इसकी तश्कील के लिए ये जो अब नई कमेटी आएगी, बार की नई इंतज़ामिया आएगी, उससे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं, सब लगा रहे हैं कि हो सकता है ये इसकी जानिब कोई पेशरफ्त करने में और ये मंजूरी करवाने में कामयाब हो जाए। बाकियों ने भी कोशिश की होगी, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनकी वजह से, या कुछ दिगर मामलात होते हैं उनकी वजह से ये बात जो है ये अटकी रही है। अब कोशिश की जाएगी कि जो 2024 का साल होगा वो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो यहाँ पर फैसलाबाद में भी होगा और मसाइल जो हैं वो हल होंगे यहाँ पर, जो फैसलाबादियों को भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और जैसे हम फ़न के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आपने भी बात भी कोट की कि मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है ना अदाकारी कर ही रहा होता है। हम बहुत सारी चीज़ें, हाँ वही ना कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर खुद के आप ये भी ये सारा मतलब आप कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से फिर से बात कर रहे थे, क्योंकि जो आपने एक पॉइंट रेस किया कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अवेयरनेस की वाकई ही कमी है, क्योंकि आम फैमिलीज़ में अभी भी ये कंसीडर किया जाता है कि फ़न के हवाले से अच्छा बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो वो बहुत बिज़ी है, बहुत कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन जैसे ही बच्चा बात करता है कि मुझे एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो सबसे पहले लोग कहते हैं ये कौन सा कामों में काम है। हालांकि ये एक बहुत मेहनत का और बहुत ऐसा स्किल्ड है जिस पे हर किसी को अबूर हासिल नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसे हमारे यहाँ माशरे में अगर कोई इस तरह के आर्टिस्ट हैं जो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो आके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उस हवाले से आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर काम जो होता है बहुत बड़ा टेकिंग होता है। बिल्कुल, देखो हम लोगों की एक हमारी साइकी बन गई, हम लोग कहते हैं अगर आप बच्चे को खिलाड़ें या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा हम उसके लिए कोई स्ट्रीमलाइन उसको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। और फिर आखिर पे जाकर अगर उसका एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा, कोई इशू हो रहा है, तो वो बच्चा जो होता है वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड के बहुत केसेस आते हैं, बहुत सारे और चीज़ों में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो, जो उसकी स्किल हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलना चाहिए। और अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसका एक अमल होता है, उसमें कोई कहते नहीं है कि आप में बिल्कुल भी स्किल नहीं है, तो आप आपके रजिस्ट्रेशन आप आएँ, आप आके काम को सीखें। और बहुत सारे ये नो डाउट कि बहुत सारे हम लोग हर गली में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिलते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा
सुर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो होती है गलती होती है। एक अगर आप फ्रेंड सर्कल में गा रहे हैं या आप सुन रहे हैं, आप बहुत महसूस हो रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो होता है ना, अगर आपने कोई एल्बम निकाले लेकिन उसके कुछ डेक्लेरम होते हैं, बिल्कुल अगर आप उस पर वो पूरा नहीं उतरेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स भी हमने देखे होंगे, वो फिर अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे। तो वो ये है कि कहीं ना कहीं स्किल को पॉलिश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लर्निंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता रहता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप टाइम टू टाइम सीखते रहते हो। तो जैसे अगर सिंगिंग और एक्टिंग से हट के भी आपने कहा है कि कैलीग्राफी की भी क्लासेस हैं, पेंटिंग की क्लासेस हैं, इसी लिहाज से प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई बैक कैमरा काम करना चाहता है या किसी और फील्ड में वो एक्सेल करना चाहता है, तो और कौन कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हमारे पास स्किल सेट हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं कि आएँ और हमसे सीखें? वैसे तो सिखाए जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड बाकी भी होती हैं, लेकिन अगर बात करूँ आर्ट्स काउंसिल की, तो आर्ट्स काउंसिल ने अभी तक ऐसा इनिशिएटिव अभी तक तो नहीं लिया। ओके। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो ले। आप तो कहना उनको लेने के लिए। हाँ, वैसे मैं बात जरूर करूँगी कि बहुत कहा करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज किया करें इस हवाले से। आप कह सकती हैं, आप कह तो सकते हैं, मशवरा दिया करें, करनी चाहिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जब आपने कोई भी कमेटी बनानी है, आपके जो फनकार हैं जो परफॉर्म भी कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, वैसे भी बहुत देखने में आता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो सुनाते हैं अपना काम, वो कहते हैं वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, कि हम इसका मतलब आपकी एक कमेटी में इसका मेंबर बना जाते हैं। ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बताते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा आप एक दफ़ा सीखो, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं यार हमें तो आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान जो है वो सीखता रहता है, तो कहते हैं ना माँ की गोद से लेके कब्र तक माँ से को, तो इसी तरह स्किल भी वो है, जितना आप उसको तराशेंगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा, ये तो वो सारी चीज़ें जिसको हमने डिस्कस किया जो इदारे के अंदर हो रही हैं, चाहे रेनोवेशन का काम है, रुके हुए इवेंट्स हैं जो कि होप्स हो के जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उस तरह से राइट उनका मिलेगा, क्योंकि आर्टिस्ट की जो अप्रिसिएशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसी में कहीं ना वो 70% तो उसी में राज़ी हो जाता है, बाकी उसको पेमेंट वगैरह की वो सब जो झंझट है उसको वो भी भूल जाते हैं। अगर ये सारी एक्टिविटी से हटकर हम बात करें आर्ट्स काउंसिल की मैनेजमेंट की, क्योंकि सारी बात है जो वो सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या उनको बजट को लेके कोई इश्यूज हैं, क्योंकि सारी बात है रेनोवेशन का काम भी चल रहा है तो उस पर भी एक बजट लगता है, और बाकी सारे जो मामला हैं वो भी चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या उनके लिए चीज़ें कितनी आसान और मुश्किल हैं? अगर मैनेजमेंट की बात करूँ फंड्स के अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं लगता कि अभी जिस तरह से रेनोवेशन का काम चल रहा है, जितना स्पीडीली चल रहा है, कि हो सकते हैं प्रीवियस टाइम में उनको फंड्स में शायद थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब फंड्स में इस तरह से कोई इशू नहीं आ रहा, इसीलिए तो वो मतलब बहुत स्पीडीली काम कर रहे हैं, और क्लासेस वगैरह और बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अभी इससे पहले एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन उन्होंने कराया, जिसमें शायद हमने एक मॉर्निंग शो में भी बात की थी, उसमें डिफरेंट उन्होंने कैश प्राइजेस रखे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए 25, 20, 15 एंड 10 दिया था, 10K। और मुझे लगता है कि अगर सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि अगर जैसा आपने बात की कि कॉम्पिटिशन्स के हवाले से अगर इसी तरह से आर्ट्स काउंसिल और डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मिलकर जो हैं वो टाइम टू टाइम इस तरह के इवेंट्स करवाते रहें, तो और बड़ा यंग टैलेंट जो है वो हमें वहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे है। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए कि वो आर्ट्स काउंसिल को जो है वो विजिट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को स्कूल में अवेयरनेस देंगे, उनको स्किल्स के अकॉर्डिंगली बताएंगे, और फिर आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं किस तरह से, और वहाँ पे जब वो एक्सपर्ट से सीखेंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी उस चीज़ को भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो है ना कहीं हमारी शायद साइकी स्कूल्स पे अभी तक बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट शायद एक बात कहेगा तो हम अलग से एग्री करेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी थर्ड पर्सन से सुन रहे हैं, शायद वो इतनी रिलायबल सोर्स हमें नहीं लगती है। तो मैं कहती हूँ इसमें सबसे बड़ा जो स्टेप वो इंस्टीट्यूट्स को लेना चाहिए, स्कूल्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, उनको चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स का वहाँ पे विजिट कराएं। मैं ये समझता हूँ कि आर्ट काउंसिल एक इदारा है, इसको चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में कहीं ना कहीं एक्टिंग की सोसाइटीज बनी होती है, ऑलरेडी बनी होती है, हाँ, ऑलरेडी, क्योंकि हमारे स्टेज परफॉर्मेंसेस तो चलती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में बनी होती हैं, वो बनी होती हैं, कॉलेजेस में बनी होती है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर भेजना है कि ये सोसाइटीज़ जो है ये हमसे मिले, हम मिल के प्रोग्राम करते हैं। मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप थिएटर के ड्रामे करवाएं, आप वैसे उनको शॉर्ट फिल्म्स का आप कहें कि यार आप हम कंपटीशन करवाते हैं शॉर्ट फिल्म्स का, डॉक्यूमेंट्रीज का कंपटीशन करो। कोई एक कंपटीशन इन्होंने करवाया हो आर्ट काउंसिल ने,
पूरे कोई एक साल में शॉर्ट फिल्म्स का वही हम बात कर रहे हैं ना कि टाइम टू टाइम इस तरह की Time to time एक्टिविटीज activities होती होती रहनी हैं। चाहिए, और ये हाँ इसकी जरूरत तो और है। इससे ना और सिर्फ वो जो जी। स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज है, जो फिल्म एंड टीवी का काम कर रहे हैं, आप उनको मौका दें प्रोडक्शन में आने का, उनको करवाएं, आप जिसको और मंगवाएं। जारी बात है कि आपके पास एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म होता है, उसके कुछ आपके पीछे के कुछ ना मसाइल कुछ भी आपके हैं, पास कुछ बहुत पीछे है, ये लेकिन एक हाँ बात जो है। बहुत इनको जारी चाहिए बात कि है इस कि तरह का आपके पास जितनी फैसिलिटीज होते हैं, कहते हैं ना जितनी चादर है उसी में उसी पैर में आप पैर है, फैलाने तो पड़ते वो हैं एक ऐसे। चीज है। लेकिन अच्छी चीज स्पॉन्सर ये पकड़ हो लें, रही आपने है, तो आइडियाज बनाने वो हैं। आइडियाज तो वो बहुत ये सारे, बना नहीं लेकिन रहे। जो चीजें हो रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अरसलान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। खिल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त हो जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से बात करें तो दुनिया जहां जो है वो पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी सतह पर अगर बात की जाए तो खेलों को बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल है। खेलों के मैदानों में जितने भी खिलाड़ी आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो, चाहे क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात करें या हम किसी भी तरह के और खेल की बात करें, तो हर तरह के खेल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। जो पीछे का पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी टीम होती है, कोच की बात कर लें, सिलेक्टर्स की बात कर लें, तो उन पे बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उन पे सर्व करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, ताकि टीम जो है वो उनको मजबूत किया जा सके। उनके जितने मसाइल को हम ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से जो है वो टीम्स एक्सेल कर सकती हैं। और खेलों को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खेल हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये एक फ़न एक्टिविटी भी है, चाहे इसको स्कूल ग्राउंड पर देखें तो वो फ़न एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये एक करियर की तरह इसको आप परस्यू कर सकते हैं और खिलाड़ी जो है इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि जारी बात है, जो खिलाड़ी पॉलिश होकर हमें सामने दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है और कोच की और ट्रेनर की बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत होती है, पूरे डिपार्टमेंट की। खेलों के हवाले से हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो हमें सिर्फ क्रिकेट का नाम सुनाई देता है। क्रिकेट पे ही सबका फोकस है कि क्रिकेट पे ज़्यादा सर्व किया जाए, उसके लिए बजट रखा जाए, उसके प्लेयर्स को जो है वो अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कहते हैं कोई कमी रह जाती है। इसके अलावा क्रिकेट के अलावा बहुत सारी हमारे यहाँ जो है वो खेली जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह से हर खेल को एक वैल्यू, एक कहते हैं एक मुकाम हासिल होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे खेल हैं जिनको बहुत सारे मसाइल का सामना है और खेलों के क्या सूरत हाल है, किस तरह से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तारिक नज़ीर शाही, हेड कोच पाकिस्तान रेलवे हैंडबॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ अगर कबड्डी के हवाले से बात करें, क्योंकि कबड्डी एक बहुत ही मज़ेदार खेल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं और इसी पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राना इमरान अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, कैसे मिजाज हैं आपके? चले अल्लाह पाक आपको सेहत दे और इसी तरह से जो है वो आप खेलों के लिए काम करते रहें। लेकिन जब हम सर खेल के डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एक खेलों से मुंसलिक बहुत सारे हमारे जज्बात भी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये बहुत सारे इमोशंस के साथ जो है ना हर खेल जुड़ा होता है। बच्चों को ग्राउंड में लेके जाती हैं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो थर्ड वर्ल्ड में जो आप समझती हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में पीछे हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो माली मसाइल भी हैं। कुछ ये है कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिल रहे। अब ये देखें कि फैसलाबाद में तकरीबन 4 साल से बच्चों के स्कूलों में कंपटीशन, बोर्ड कंपटीशन नहीं हो सके एजुकेशन के। अगर छोटे बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे वो आगे जाके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में कैसे वो जो सरवाइव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कबड्डी की भी अगर सर बात करें तो कबड्डी के मैदान में भी हम देखते हैं कि लोग इसको बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन इसको भी बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे कोच है या कबड्डी के आपके ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं और ये मसाइल हल होने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपके चैनल का, आपने स्पोर्ट्स के लिए या कबड्डी के लिए बात करने की बात की और आपका चैनल हमेशा स्पोर्ट्स बड़ा प्रमोट करता है। और जो कबड्डी है, क्रिकेट के बाद सबसे जो पॉपुलर गेम है वो हमारी कबड्डी है जी। हम पंजाब से हैं और हमारे हर बंदे के खून में या ब्लड में कबड्डी है, मिट्टी का खेल है। और जो बेसिक कबड्डी के स्पोर्ट्स है, ये एथलेटिक से 3-4 चीज़ स्पोर्ट्स से मिलकर ये बनती है कबड्डी। जैसे आप कह रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे जो भी बच्चा गेम स्टार्ट करता है वो अपने ही लेवल पे अपने घर में शुरू करता है। वहाँ पे कोई कोच नहीं होता, उसको गांव में कोई टीम होगी, वहाँ पे जाएगा, खेलेगा, आहिस्ते से स्टार्ट होता है।
तो उस थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। यहाँ तक उसको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद ही बच्चे खेलते हैं, खुद ही ऊपर आते हैं, और इसी से खेल के बच्चे हमारे पाकिस्तान में आते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे तक जाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा है तो फिर उसको डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट उनको रोज़गार देता है। सबसे ज़रूरी तो फाइनेंस है, बच्चे की जो रोज़गार है, उसके माँ बाप जो अगर किसी के बच्चे घर उसको अगर उसके घर में रोज़गार होगा तो फिर ही वो कुछ खेलेगा या खाएगा। अब गेम स्पोर्ट्स महंगी बहुत हो गई, हाँ जी, खाने के लिए, खेलने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। और कबड्डी वाले लोग बच्चे जो ज़्यादातर लोग हैं वो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं अपने बैकग्राउंड से, घरों से, गांव के बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, अपनी मेहनत पे अपने घर से कोई दूध मक्खन जैसे घर में कोई हो तो खा पी के आ जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर कोई ऐसा नहीं होता। बस जब बच्चे खेल शुरू, कोई गाँव में एक अच्छा बड़ा प्लेयर है वो कोचिंग करता है, बच्चे थोड़ा बहुत सिखाता है, आहिस्ता आहिस्ता सिखा के फिर आता है, फिर वो पाकिस्तान पे आ जाए। मगर हमारी स्पोर्ट्स जो है, जैसे आप कह रही हैं, हमारे स्कूलों में ख़त्म हो गई, हमारे तहसील लेवल पे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई। ये स्कूल्स में जब शुरू होगी या तहसील लेवल मुकाबले होंगे, छोटे बच्चे एक लेवल पे खेलेंगे सारे, फिर हमारे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रमोट हो। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा एशियंस गेम के हवाले से भी बात की जाए कि अभी एशियंस गेम्स भी हुई थी, लेकिन उसमें हमारी जो कबड्डी की टीम थी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही, तो इसके पीछे की क्या वजह है? पाकिस्तान में कबड्डी दो तरह की है जी, एक जो सर्कल स्टाइल कबड्डी जो हमारे गांव में खेली जाती है, लोग पसंद करते हैं, एक एशियन स्टाइल कबड्डी है जो हमारे गांव में नहीं खेली जाती, वो सिर्फ डिपार्टमेंट में खेली जाती है, और एशियन गेम्स में सिर्फ एशियन स्टाइल कबड्डी ही जाती है। ओके। वो हमारी इतनी अच्छी टीम नहीं थी या टीमें नहीं थी, मगर हमेशा से हमारी अपनी इस दफ़ा उनकी पोजीशन थर्ड आई है। इससे पहले हम फर्स्ट भी हुए हैं, आती रही है, मगर उस लेवल पे हमारी ट्रेनिंग नहीं हो सकी, वजह रह सकी, इसलिए नहीं फर्स्ट हो सकी। उनकी परफॉर्मेंस फिर उस तरह से जो है वो निखर के नहीं आती, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जैसे इमरान भाई ने बताया कि कबड्डी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो खेलते हैं इसको एशियन स्टाइल भी कहते हैं, और ये मैट पे खेली जाती है। जी। तो इसमें और दूसरी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, वो मिट्टी पे खेली जाती है। इसका ये इश्यूज आता है, इसमें इंडिया जो हुआ है वो फर्स्ट हुआ है, ईरान सेकंड हुआ और पाकिस्तान थर्ड हुआ है इसमें। तो जो दूसरी चीज़ें हैं मैट की जब आ जाएगी तो उसमें फिटनेस का दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें खेलने का अंदाज आपका बदल, ये सोशल नहीं है जो मैट वाली है ना। दूसरी जो हमारी कबड्डी है वो ज़्यादा वो सोशल है, लोग उसको ज़्यादा, इसमें चंद लोग हैं डिपार्टमेंट में, जिसमें आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वापडा, इसके ही चंद लोग खेलते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि हमने उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो बाकी जो चीज़ें इसमें जो जब टेक्निकली चीज़ें आएंगी तो उसमें फिर कोचेज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लानिंग का, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो दुनिया जो अब पहले वाली बात नहीं रही जी। अब जो जितना आपने मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना ही आपको मिलेगा। जैसे हमने सिर्फ 3 मेडल लिए हैं, इंडिया ने 131 मेडल लिए हैं इसमें एशियन गेम में। हमसे अफगानिस्तान आगे था, उसने क्रिकेट में सिल्वर मेडल लिया है। तो हम काफ़ी सारी, कुछ हमारी प्लानिंग की भी कमी है, क्रिकेट की टीम इतनी अच्छी नहीं भेज सके, वो हम उसमें मेडल ले सकते थे। बिल्कुल। और जैसे आपने फिटनेस के हवाले से भी बात की है, और जैसे कि इमरान साहब ने भी इस बात में कोट किया था कि जब बच्चा जो है वो खेल को खेलना शुरू करता है तो वो फाइनेंशियली जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता है। तो फाइनेंशियली स्टेबल होना, जारी बात है हर खिलाड़ी की जो है ना वो माली हालत एक जैसी नहीं होती, तो इसमें इदारे का बहुत अहम किरदार होता है, चाहे वो खेल के इदारे की हम बात कर लें या उनके सरकारी इदारों की बात कर लें। तो हुकूमत का इसमें आप क्या समझते हैं कि कितना अहम रोल हो सकता है अपने प्लेयर्स को निखारने में, उनकी क्योंकि फिटनेस का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, प्रैक्टिस करना, उनको प्रॉपर एक जगह जो है वो प्रोवाइड करना? जी बिल्कुल सही कहा कि रियासत जो है वो माँ की तरह है। जो अदारे हैं वो अगर वो साथ देंगे, वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे उनको अगर प्रॉपर, अगर स्कूल में ही, पहले स्कूलों में बच्चों को डाइट वगैरह देते थे, उसमें रिफ्रेशमेंट होती थी, अब तो टीचर है को बच्चों को बाहर खेलने के भी नहीं जाने देते। दूसरे जो ममालिक हैं उनका हमारा यही फ़र्क रह गया कि वो फाइनेंशियली हमसे आगे निकल गए हैं, उसमें जो कोचेज़ उन्होंने हायर किए हैं और बच्चों को प्रॉपर जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग है, उसमें वेट ट्रेनिंग है, जिम है, और जो दूसरी जो सहूलियात हैं वो ज़्यादा लोगों को मिल रही हैं, और अदारों ने ही ये चीज़ें देनी है। कोई भी बंदा अपने तौर पे इतना बड़ा इवेंट, अगर उसमें ओलंपिक में अगर आप सालाना
तकरीबन 20 करोड़ रुपया एक बंदे का खर्चा है जी। तो वो रियासत कर सकती है, कोई बंदा खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी अभी हमने एशियंस गेम के हवाले से बात की और आपने उसमें डिफरेंस बताया कि कबड्डी जो हमारे यहाँ खेली जाती है वो मिट्टी में खेली जाती है, वहाँ पे जो खेली जाती है वो मैट्स पे खेली जाती है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मैट का वो जो एक पूरा इस तरह की कोई जगह बनाई जाती कि ताकि ठीक है यहाँ पे तो हम अपनी रिवायती कबड्डी को खेल रहे हैं, प्रमोट करें, लेकिन अगर हमें कम्पीट करना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो हम अपने जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई ऐसी जगह बनाएं, ऐसी उनको फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियात दी जाएं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो दोनों तर्ज की कबड्डी को खेल सकें। जो आप कह रहे हैं इसी स्टाइल कबड्डी गवर्नमेंट उसको उन्होंने कोर्स बनाए हैं, इंडोर कोर्स बने हैं, पाकिस्तान लेवल पे बने हैं, पंजाब में भी बने हैं, मगर डिपार्टमेंट में उसकी टीमें उनके पास भी मैट हैं, मगर जो ज़्यादातर वो लोग नहीं। उसमें फ़र्क यह है वो उसके 80 kg के वेट का बंदा खेल सकता है। जो सर्कल स्टाइल कबड्डी है उसमें वेट ओपन है, वो बहुत ज़्यादा फिटनेस लेवल अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। गवर्नमेंट किया तो हुआ है मगर हमारे पास में वो खेली नहीं जाती ज़्यादा, वो सर्कल स्टाइल ज़्यादा हमारे खेली जाती है, उसी को लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब अगर हमने कम्पीट करना है, बेशक हमारे यहाँ वो खेली नहीं जाती है, लेकिन वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा है कि उसमें खुद को फिट रखना है और अपने वेट को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो टेक्निक्स भी उसकी कुछ डिफरेंट होती होंगी खेलने की। सर्कल और एशियन से टोटल डिफरेंट है, दोनों कहते हैं उसको कबड्डी है। तो वो एक बंदा जो है इसमें तो कोचेज एक अलहदा चीज़ है, उसके साथ उसका ट्रेनर होता है, उसका फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, अलहदा उसकी सारे जो हैं वो चीज़ें होती हैं कि जिसकी डाइट प्रोग्राम जिसने बनाना है वो अलहदा बना के देगा। देखें एक बंदा जो है वो 90 kg का, एक बंदा 60 kg का, दोनों की डाइट डिफरेंट होगी। डाइट के हवाले से भी पावर डिफरेंट होगी। जी, डाइट के हवाले से भी मैं जो है वो तफसीली बात करूंगी कि किस तरह की डाइट जो है वो एक स्पोर्टमैन को लेनी चाहिए, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। खेलों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि खेलों पे जो है वो काम किया जाए। हमारे प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हम देखने में आता है कि जब भी कंपटीशंस होते हैं, कभी फिटनेस का मसला आ जाता है, कभी माली जो हालात हैं वो इजाज़त नहीं देते हैं, बहुत सारी इंजरीज़ हो जाती हैं। हमारे यहाँ से उस तरह से मेडिक भी नहीं है हर टीम के साथ जो उनकी इंजरीज़ को फिल फौरन जो है उसको ट्रीट कर सके। हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल से अभी भी जो है वो हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो जूझ रहा है और इसमें मेजर रोल प्ले करना हमारे इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो एक बजट जो है वो इतना अच्छा खासा इसके लिए मुख्तस करे ताकि हर खेल को जो है वो सपोर्ट हो, ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि जो दूसरे खेल हैं जिसमें कबड्डी आ जाती है, हैंडबॉल आ जाता है, स्क्वॉश आ जाता है, दीगर बहुत सारे हमारे यहाँ खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गेम्स हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम जो है वो इक्वली हर स्पोर्ट को जो है वो वैल्यू दें, उसके लिए जो है वो बजट मुख्तस करें ताकि जो भी बच्चा या जो प्लेयर है उसका इंटरेस्ट जिस खेल में है वो उस खेल में आगे बढ़ सके। उसकी ट्रेनिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हमारे यहाँ एक छोटी सी जो छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी इसको मैं कहती हूँ कि एक फ़र्क है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स खेली जाती हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं और हमारे यहाँ जो रिवायती खेल खेले जाते हैं उसका अंदाज कुछ अलग होता है। तो इस गुजरते वक्त के साथ हमें अशद ज़रूरत है कि हम जो दोनों तरह के खेल हैं, दोनों तरह के खेलों के जो तर्ज हैं उसको सीखें ताकि अगर हम नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो भी हम पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने खेलों के ज़रिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हम जो है वो कहीं पर मात नहीं खाएं और जितने भी हमारे कम्पिटिटर्स हैं उनके साथ जब हम मैदान में उतरे तो अच्छे से कम्पीट कर सकें। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से भी आपने कहा कि डाइट बहुत ज़्यादा इसमें, अगर प्लेयर का ज़ाहिर बात है कि हर प्लेयर का जो वेट है वो डिफरेंट होता है तो डाइट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि डाइट का पूरा चार्ट बना के देना तो डाइटिशियन का काम होता है। तो क्या वो सारा प्रोसेस भी जो कोच है वो ही देखता है और फिर जो डाइट पे ख़र्चा आता है क्या वो प्लेयर्स खुद से बेयर करते हैं? नहीं, इस तरह के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके तो सारे जो अखराजात होते हैं वो उनकी डिपार्टमेंट करते हैं। असल बात तो बिगनर की है, छोटा बच्चा है कि उसके लिए खुराक कैसे होनी चाहिए, उसको ज़ाहिर है उसकी एज ऐसी होती है, उसको ग्रोथ के लिए ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे एक 100 मीटर दौड़ने वाला बच्चा है उसकी डाइट और होगी, जो बंदा गोला फेंकता है उसकी डाइट और होगी,
उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, दूसरी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो काफ़ी सारी चीज़ें और होंगी। जो छोटा बच्चा है उसकी ज़ाहिर है उसके वालिदैन करेंगे, या कोई अगर हमारे तो सिस्टम नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है वो उनको स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया में या दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर हैं। जैसे इमरान भाई कबड्डी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कबड्डी की लीग होती है हर साल, उसमें वो तकरीबन एवरेजन 5 से 10 करोड़ रुपया एक बच्चा ले रहा है। ईरान में लीग शुरू हो गई है, हमारे बच्चे तो सिर्फ 4 साल बाद जाके कोई बड़ा कंपटीशन खेलते हैं। यहाँ सैफ गेम्स होती हैं या उसके बाद एशियन गेम्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अगर हम देखें सूबाई लेवल पे ये कंपटीशंस क्यों नहीं किए जाते? इसके पीछे की भी क्या बड़ी वजह जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट का है इमरान साहब? देखिए जो गवर्नमेंट अगर फाइनेंस देगी, पिछली भी गवर्नमेंट गई है, उन्होंने स्पोर्ट्स टोटली पर बैन कर दी थी, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स उन्होंने बंद कर दी थी। अगर बच्चे डिपार्टमेंट में नहीं खेलेंगे तो कैसे स्पोर्ट्स प्रमोट होगी? जैसे आपने डाइट की बात की, सही साहब ने कहा कि डिपार्टमेंट उनके खराज डाइट की करता है, लेकिन जब बच्चा डिपार्टमेंट जाता है तो उसकी डाइट शुरू होती है। हाँ जी। जब उससे पहले जब बिगनिंग से शुरू करता है उससे तो उसकी डाइट घर से चलती है, उसको कोई शौर ही नहीं होता, उसको जो मिला खा लिया, उसको दूध मिला, रोटी मिली, गोश्त मिल गया, जो मिल खा लिया, मगर उसको कहते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं होती। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक चार्ट बना के दे, गवर्नमेंट फाइनेंस स्पोर्ट्स का जो फंड है उसको मुख्तस करते है तो सही, मगर उसको उस पर अमल दरामद करें। तहसील पर मुकाबले हो, अगर बच्चा तहसील पे आएगा, इंटर क्लब मैच हो गए, तहसील के बाद वो डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो डिवीज़न खेले, डिवीज़न के बाद पंजाब में जाए, पंजाब में नेशनल लेवल पे जाए, एक पूरी चेन आ जाएगी, वो खेल उसका लेवल भी बेहतर हो जाएगा, उसको पता भी चलेगा, उसको एक्सपीरियंस भी आएगा। जब पाकिस्तान में जाए फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा। जो हमारे लड़के हैं वो पाकिस्तान लेवल पर इंटरनेशनल बहुत अच्छे हैं। एक सुपरस्टार बनने के लिए, एक बड़ा प्लेयर पाकिस्तान बनने के लिए उसको 15-20 साल लगते हैं, एक दिन में बच्चा प्लेयर नहीं बन सकता। जी जी। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को इसमें रोल अदा करना चाहिए, हमारे इदारों स्पॉन्सर्स को रोल अदा करना चाहिए। जो छोटे बच्चे कोचेज जो है, चंद कोचेज ऐसे हैं जो बच्चों पर फाइनेंस लगाते हैं, मगर ज़्यादा वो कोच कम हो गए, दबोच ज़्यादा हो गए। वो बच्चों को उन्हीं से जो फाइनेंशियल सपोर्ट वाली खुद ही खा पी जाते, बच्चों को मिलता कुछ नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन कोच हैं, जो बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा है, तो क्या कबड्डी में भी कोई डाइट प्लान होता है जिसको प्लेयर्स हमारे फॉलो करते हैं? और ट्रेनिंग की इसमें कितना ज़रूरी है कि दिन के कितने घंटे जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी है जब बच्चा स्टार्ट करता है उस वक्त उसको प्रोटीन खुराक और चाहिए, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको खुराक और चाहिए। ट्रेनिंग जब अपने इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है या पाकिस्तान लेवल पर खेलना, आपको अगर 8-10 घंटे आप ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी है, जिम ट्रेनिंग भी है, प्रैक्टिकल खेलने भी है, उसके 2-3-4 सेशन बन जाते हैं। उसको मैनेज करके 8-10 घंटे ट्रेनिंग अगर बच्चा करेगा, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को जा खेल सकेगा और वो अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकेगा। ठीक है। और थोड़ा सा हैंडबॉल के हवाले से अगर आप बताएं कि इसमें कितना दिन का क्या शेड्यूल, एक जो बिगनर है जो इस खेल में आना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरी करनी चाहिए, और कितना ये सख्त गेम है और कितना इसको जो है ना वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है? सख्त इस तरह है कि ये 1 घंटे का मैच होता है जी। 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो इसमें छोटी ग्राउंड, इसमें 2 हैं, एक हैंडबॉल फील्ड हैंडबॉल है, दूसरी बीच हैंडबॉल है। ओके। जो बीच हैंडबॉल है वो उसका जो ड्यूरेशन है सिर्फ 20 मिनट है, 10-10 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो जो बीच है वो ज़्यादा सख्त है, फील्ड में हम थोड़ा सा पीछे हैं। बीच में पाकिस्तान ने एशिया में गोल्ड हासिल किया है। ठीक है। तो हमने, लेकिन इसमें जो जिस तरह बच्चे की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट में तो अगर आधा घंटा पौना घंटा भी बच्चे ट्रेनिंग करें तो ठीक है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो फिर कम से कम आपको 2 से 3 घंटे सुबह और शाम 2 से 4 घंटे तक शाम को उसमें फिजिकल वर्क भी है, टेक्निक वर्क भी है। हफ्ते में 2 से 3 बार जिम भी आपको करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। फिर वो मुख्तलिफ सेशन बन जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता ताकि बॉडी में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हर तरीके का वो आपको जो आपकी बॉडी है वो उसके मुताबिक इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक आप हो सके। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस खेलों को लेके, जैसे हैंडबॉल की बात कर लें, कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि अच्छा ये एक तरह का खेल है, इसमें हम अपने बच्चे को जो है वो भेज सकते हैं, सिखा सकते हैं? और क्या हमारे यहाँ ऐसे क्लब्स भी, फैसलाबाद की अगर बात करें तो मौजूद हैं कि बच्चे जाएँ, जाके वहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह को ज्वाइन करें और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकें? हाँ, क्लब्स इसमें काफ़ी हैं, तकरीबन कोई 15 से 20 क्लब हैं जी। तो इसमें कुछ स्कूल्स में गेम है। उसके बाद ज़्यादा अगर मैं समझूंगा, अगर पंजाब में, अगर पंजाब कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो लोगों को तालीम भी दे रहे हैं
और उसके साथ फ्री ऑफ कास्ट वो बच्चों उनके साथ खेल भी रहे हैं। जो रिसेंटली जो हमारा जो पीछे लड़का था वो इनाम भट्ट, वो भी इधर पंजाब कॉलेज से ही पढ़ा था। तो अगर इस तरह के 2-4 इदारे और आ जाएं, जिस तरह ये पंजाब कॉलेज है, अब सुपीरियर कॉलेज भी कर रहा है जी। तो कह लें कि गवर्नमेंट के जो है ना वो स्कूल और कॉलेजेस वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। तो जो पहले स्कूलों के कंपटीशन बहुत थे, अब स्कूल के कंपटीशन कम होने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा ये है कि अगर कंपटीशन नहीं मिलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, फिर वो सारा दिन। जाहिर बात है कंपटीशन का एक मकसद ये भी होता है कि एक चेक हो जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है जिसको मजीद पॉलिश किया जा सकता है, और वो ग्राउंड लेवल से ही जैसे कंपटीशंस की बात करें, जैसे सर ने भी बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे तालीमी इदारे इसमें कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं? क्योंकि अगर इस तरह के कंपटीशंस होते रहेंगे तो हमें सेलेक्ट करना जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका चुनाव करना भी इसमें बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं इनका बहुत अहम रोल है स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों की ज़िंदगी में। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वही ग्रोइंग एज होती है, बिगिनिंग वही होती है, वहीं से गेम स्टार्ट होती है। अगर वो स्कूल में खेलेगा, अगर उसको कंपटीशन मिलेगा, अगर वो देखिए अगर बच्चा स्कूल में खेलता है, वो अच्छा खेलता है, पूरे स्कूल का वो स्टार होता है और उससे बच्चे को एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक होते हैं, आगे जाने की उनको मदद मिलती है। हमारे बच्चों के माँ बाप को बड़ा अहम रोल अदा करना पड़ेगा हमारी ग्राउंड में भेजने के लिए। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बच्चों की ग्रो में, और क्या इसको एज करियर भी परस्यू किया जा सकता है या नहीं, इस पे बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 खेलों के हवाले से बात करें तो बहुत सारे हम मसाइल का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास एक रोड मैप हो और उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद हम जो है ना बहुत सारे मसाइल पे काबू पा सकते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे घर से, जैसे हमेशा से बात की जाती है कि तालीमात का आगाज़ जो है वो घर से होता है, बच्चे की पहले जो इंस्टीट्यूशन होता है वो घर होता है। तो पेरेंट्स का इसमें कितना अहम किरदार हो सकता है, और फिर उसके बाद हमारे तालीमी इदारे अगर बच्चों को इस तरह का प्ले या इस तरह का ग्राउंड देते हैं कि बच्चा जो है वो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में जो है वो अपने खेलों को प्रमोट कर सके, वहाँ पे खेले और फिर कंपटीशन में पार्ट लें। और ऐसे कंपटीशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास किस तरह के, किस कैलिबर के प्लेयर्स हैं और किन पे ज़्यादा काम किया जा सकता है, ताकि जो है हम नेशनल लेवल के लिए अपने बेस्ट जो प्लेयर्स हैं उनको चुन सकें, उन पर काम कर सकें। और देन गवर्नमेंट जो है वो उसमें फुली सपोर्ट करे, चाहे वो बजट के लिहाज से है, चाहे वो मॉरली सपोर्ट है, ताकि जो है वो अच्छे प्लेयर्स हर खेल में उभर के सामने आएँ और पाकिस्तान का नाम जो है वो खेलों के मैदान में रोशन करें। सर आप बता रहे थे कि इसमें पेरेंट्स का कितना कलीदी किरदार हो सकता है। जी, जाओ खेलो, खेल के आओ, भागो दौड़ो, उससे बच्चे में शौक पैदा होता है। अब जो हमारे दौर के, इस दौर के बच्चे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का मोबाइल है। बिल्कुल। जो नेट आया इसकी बहुत सारी खूबियाँ, इसके फायदे भी हैं, मगर इसके बहुत से नुकसान भी हैं। जो हमारे बच्चे हैं छोटे, वो बिल्कुल लिमिटेड हो गए हैं अपने कमरे तक, अपने घर तक लिमिटेड हो गए, और माँ बाप खुद उनको देते हैं मोबाइल के, पकड़ो, हमें तंग ना करो, बैठे। ये बहुत बड़ी हमारी जनरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे हमारे बच्चे, वो जनरेशन नहीं आएगी स्पोर्ट्स की तरफ जो आनी चाहिए, वहीं रुक गए हैं, बैठे रहते हैं। वो उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही, ना उनकी बॉडी उस तरह की है, बच्चों की ना सेहत उतनी अच्छी है। माँ बाप का बड़ा अहम रोल है, वो बच्चों को निकालें, ग्राउंड में लेके जाएं। और स्कूल, जैसे आपने कहा, स्कूल बहुत अहम रोल है। जो बच्चा स्कूल में खेलेगा वो अगर स्कूल में खेलेगा, फिर कॉलेज में खेलेगा, कॉलेज खेलेगा, यूनिवर्सिटी में खेलेगा, वहीं पंजाब पाकिस्तान में खेलेगा, उसके प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अपने उसकी लेवल के बराबर बच्चे उसमें खेलेंगे। ये नहीं होगा कुछ छोटे बड़े नहीं होंगे, उसी के लेवल पे बच्चे होंगे, उस पर उसको कंपटीशन करने का शौक होगा, उससे गेम प्रमोट होगी। कंपटीशन की जो हैबिट है ना वो होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो है हमारे तालीमी इदारे बहुत, और मोबाइल की जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। उसने फिजिकली एक्टिविटीज़ को, फिजिकल गेम को बहुत कम दूर कर दिया। पहले हम देखते थे थोड़ा टाइम पहले तक, जब मोबाइल का इतना रुझान नहीं था, सुबह सवेरे नौजवान लड़के उठते थे, ग्राउंड्स में जाते थे, कोई ना कोई मतलब उनकी एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब वो जो फिजिकल एक्टिविटी वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बच्चे की पहली दरसगाह है उसका घर ही है। जी। वालिदैन बच्चे को स्पोर्ट्स में पहले प्रमोट करते थे, अब वालिदैन इसलिए डर रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा खेलेगा तो उसको मिलेगा क्या। जो सबसे बड़ा हमारे लिए मसला लोगों को बना हुआ है कि जॉब्स अगर होंगी, बच्चे को वो काम भी करेगा। जैसे बाहर के ममालिक में है कि अगर कोई बच्चा खेलता है तो उसके वालिदैन को ये उनको पाबंद किया जाता है कि जिस दिन इसका कंपटीशन होगा आप ग्राउंड में ज़रूर आएंगे। तो इसलिए कि वो बच्चे को पता होगा मेरी वालदा बैठी है बाहर या वालिद
वो हमारे लिए वो कल्चर अब नहीं बन रहा। अगर वो कल्चर अपनाएंगे कि वालिदैन सपोर्ट करें, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो खिलाड़ियों के लिए जो मसला बना है वो तो मुआशी प्रॉब्लम बना हुआ है कि अगर जैसे हमारी ओलंपिक में हमने हॉकी भी जीती है, एशिया में वर्ल्ड कप भी जीते हैं, अब हॉकी के लिए फंड नहीं है कि हम वर्ल्ड में तकरीबन 14-15वें नंबर पे चले गए हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हुकाम बाला को भी चाहिए कि बाकी जो चीज़ें हैं उन पे हम सर्व कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पे इतने पैसे नहीं चाहिए जितने दूसरी चीज़ों में। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करेगी तो हम स्पोर्ट्स में ऊपर जा सकते हैं, वरना हम नीचे ही जाएंगे। जो मर्जी कर लें, कोचेस भी आ जाएं, लेकिन फंड की तो ज़रूरत हर वक्त रहेगी आपको इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जाने के लिए। अच्छा, प्लेयर्स के हवाले से जैसे आपने ग्राउंड की थोड़ी सी बात की, क्योंकि ग्राउंड का एक माहौल अलग होता है, वहाँ पे जितने आपके सपोर्टर्स होते हैं, जाहिर बात है 2 टीम्स होती हैं तो दोनों के अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं, उस टाइम पे प्लेयर पर एक प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। तो उस प्रेशर को किस तरह से जो है वो प्लेयर टैकल कर सकते हैं और उनका मेंटली हेल्थ उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जैसे सही कहा आपने कि क्राउड का प्रेशर होता है। ये देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है क्रिकेट का, तो उसमें कोई जो है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए कोई बंदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम जैसे भी खेली है, जो भी है, लेकिन उसमें अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादा मैच हो जाएंगे तो आपका ये जो फीवर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद खेलेंगे तो वो प्रेशर होगा, तो वो लगातार आप खेलेंगे तो आपका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। वो इंटरनेशनली तो यही है कि बार बार खेलें, लेकिन इंडिया के साथ हमारा प्रॉब्लम, अगर हमारी इंडिया के साथ स्पोर्ट्स खुल जाती है तो बहुत सारी हम गेम में जो है वैसे उधर पंजाब गेम्स होती थी, जो कबड्डी भी हर साल जाती थी, तो वो प्रेशर इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि अगर देर से खेलेंगे तो प्रेशर जाहिर है अपनी जगह का, अपने लोगों का इंसान यूज टू हो जाता है हर प्लेयर, तो उस पर उतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं रहता है। जब वो कंपटीशन के लिए जाते हैं, जैसे सर ने भी बात की, तो फिर वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अगर करियर के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम देखते हैं कि वो जो भी गेम सेलेक्ट करते हैं और उसमें वो अपना 100% दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। सारी बात है, आपने अर्निंग भी करनी होती है, आपने अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल करना होता है। तो हमारे प्लेयर्स का यहाँ पे एक बड़ा अलमिया ये है कि खेलों से उस तरह से वो कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारे कंपटीशन की प्राइसेस हैं वही चेक उनको बहुत लंबा लंबा अरसा तक नहीं मिलते हैं। देखिए, जो हमारी स्पोर्ट्स है, टोटली अगर आप स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे ना, क्रिकेट हमारी तमाम स्पोर्ट्स को खा गई। हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं है जी, वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो होनी चाहिए, बिल्कुल, मगर हमारी जो रियासत है इसको चाहिए तमाम अदारों को, तमाम स्पोर्ट्स को बराबर सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। हमारी क्रिकेट के फाइनेंसर बहुत ज़्यादा हैं, क्रिकेट के प्लेयर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत सेटल हैं। देखिए, वो भी स्पोर्ट्समैन है, हॉकी वाला भी स्पोर्ट्समैन है, कबड्डी वाला भी स्पोर्ट्समैन है, एथलेटिक वाला भी स्पोर्ट्समैन है, मगर उनके आप लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके रहन सहन में, उनके फाइनेंशियल हालात में देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क। उनको पूछता कोई नहीं। जैसे आपने प्रेशर की बात करी है, जब बच्चा छोटा होता खेलना शुरू करेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, जितना ज़्यादा खेलेगा, जैसे तारक साहब कह रहे हैं, जितना बच्चा कंपटीशन ज़्यादा करेगा उसका प्रेशर का वो सिस्टम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो उससे निकल जाएगा। हाँ, जितने कंपटीशन ज़्यादा खेलेगा उसकी एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसको खेलना बेहतर हो जाएगा और उसकी फिटनेस लेवल बेहतर हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल के मैचों के मुताबिक, वो प्रेशर उसको खत्म हो जाएगा, उससे शुरू। तो इसमें कितना रोल प्ले कर सकती हैं हमारी कंपेन्स? जैसे कि बहुत सारे खेलों के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं है, लोगों को कॉमनली जैसे कबड्डी होगी, हॉकी होगी, क्रिकेट होगी, इनके बारे में पता है, और हमारे यहाँ जारी बात है फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें अवेयरनेस कंपेन्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं सर, आप बताइएगा। कंपेन सही कह रही हैं, जैसे हम ये डेंगू के बारे में अवेयरनेस देते हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, तो इसमें यह है कि ये तो पूरे मुआशरे की जो खेलें होती हैं, तो कोई भी बंदा अगर किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करता है तो वो मुल्क का सफ़ीर होता है। तो खेलने जो है वो इसमें यही है कि अगर हम दूसरी चीज़ों में अवेयरनेस जो बच्चों में ये स्कूल वाले करें, कॉलेजेस करें, बल्कि अगर ज़्यादा ग्राउंड्स होंगी तो ज़्यादा अगर कोई बड़े जाएंगे ग्राउंड में तो वो बच्चों को लेके जाएंगे। हाँ, तो अगर ग्राउंड ही ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो है कि अगर बहुत कम ग्राउंड्स हैं, तो अवेयरनेस हर बंदे को चाहिए कि अगर हम नशों से बच सकते हैं, बेशुमार बुराइयों से बच सकते हैं, अगर बच्चे खेलेंगे तो आज का बच्चा ही कल का खिलाड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर तो प्लेयर्स की बात करें तो उसमें जेंडर के लिहाज से अगर ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या ख़वातीन का रुझान उतना खेलों की जानिब है कि वो भी मुख्तलिफ तरह के खेल का हिस्सा बने और आगे बढ़ें? देखिए, जो स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, दोनों लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं।
मगर हमारे पाकिस्तान में उतना रुझान नहीं है जितना इंटरनेशनल लेवल पर ख़वातीन के लिए मौके मिलते हैं। हमारे यहाँ कि रोज़गार भी मिलता है, दारों में लड़कियाँ हैं स्पोर्ट्स करती हैं, मगर खुद ही अपने लेवल पे करके आती है, बहुत मुश्किल हालात से गुजर के आती है। ख़वातीन को स्पोर्ट्स में काम करना, स्पोर्ट्स करना कोई आसान नहीं है, कहना बहुत ईजी है मगर काम बहुत मुश्किल है। वो कई मरहले से गुजरती है। हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है कि ओपन आए बाहर में वो और फेस करें, हमारा मुआशरा उनको इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद जो करती हैं वो शाबाश के काबिल हैं। और अगर पाकिस्तान लेवल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने आप को मनवाया। क्योंकि ख़वातीन का मैं समझती हूँ कि रुझान होना बहुत ज़्यादा सपोर्ट में ज़रूरी है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। आप इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़वातीन के जो हमारे स्कूल और कॉलेज हैं इन बच्चियों को वहाँ पे इवेंट का मौका दें। एक बेसिक उनको कॉन्फिडेंस जो है ना वहीं से मिलना चाहिए ताकि वो आगे से मिले। इनके मेरी जो राय है ना ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, इनकी जो ट्रेनिंग कोचेज है वो लेडीज़ होनी चाहिए, इनके जो ग्राउंड्स हैं वो पे सपोर्टर्स हैं वो भी इंडोर होनी चाहिए, और इनके जो मौके कॉलेज में इंडोर गेम्स इनकी ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेफ अपने को जब सेफ समझेगी ना और ज़्यादा से परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल तारिक सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। इमरान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और सपोर्ट को जो है हमेशा से खेलों का जो है उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो बजट के लिहाज से हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे फैमिली के लिहाज से हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका इमोशनली, मॉरली और आपका फाइनेंशियली सपोर्ट मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।